आई एम ऋषिका सिंह एंड यू आर वाचिंग संविधानम ऑन यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं ईडी, सीबीआई एंड एनसीबी के बारे में, जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में बहुत ही चर्चे में है। तो क्या आप जानते हैं ये तीनों क्या चीज़ें हैं और इन तीनों में डिफरेंस क्या है? तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारी सिविलाइज सोसाइटी है उसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के लिए कई सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बनाई जाती हैं टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड सेफ गार्ड टू ऑल द पीपल अमंग्स द इंडिया। ठीक है, तो ये जो सीबीआई, ईडी और एनसीबी है, ये तीनों भी एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। अब हम इनके फंक्शन से समझेंगे ये कैसे एक दूसरे से अलग हैं। तो जैसे कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बनाते हैं टू प्रोवाइड सेफ गार्ड टू अवर सिटीजन्स। तो जैसे रॉ हो गया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, और बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। इनका काम क्या है? टू इन्वेस्टिगेट, स्टेप बाय स्टेप इंक्वायरी ये लोग करते हैं और ये फैक्ट को फाइंड करते हैं, देन ये रिपोर्ट करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, जो कि अगेंस्ट है ड्रग ट्रैफिकिंग के। ठीक है, तो एनसीबी क्या है? एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जो कि इस्टेब्लिश हुई है 1986 में टू इन्वेस्टिगेट ड्रग रिलेटेड केसेस, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड इलीगल यूज और एब्यूज ऑफ सब्सटेंस। जो एनडीपीएस एक्ट है रिलेटेड टू ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, यानी कि नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 है, ये नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो उसी के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है। इसकी बात अगर की जाए तो आर्टिकल 47 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है टू प्रोहिबिट इलीगल ड्रग्स एंड ड्रिंकिंग। और जो इसका नारकोटिक कंट्रोल्स ब्यूरो है उसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है और ये अफिलिएट होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। जो हेड होता है इसका वो होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीबी। बेसिकली वो लोग होते कौन है? जो ऑफिशियल ऑफ इंडियन पुलिस सर्विस हैं और या इंडियन रेवेन्यू सर्विस के जो भी ऑफिसर्स हैं उन्हीं को एनसीबी का डायरेक्टर बना दिया जाता है। ये जो एनसीबी है ये बहुत सारी एजेंसीज के साथ मिल के काम करता है और फैक्ट को कलेक्ट करता है, उसके अगेंस्ट एक्शन लेता है। जैसे कि ये कस्टम, सेंट्रल एक्साइज, जीएसटी, स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलके, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के साथ यानी कि सीबीआई से मिलके, और सीईआईबी मतलब कि सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो और अदर इंटेलिजेंस एजेंसी से के साथ मिलके ये लॉ इन्फोर्समेंट का काम करता है। ये जो एनसीबी है उसका मिशन क्या है? टू प्रिवेंट एंड कॉम्बैट एब्यूज और यूज ऑफ इलिसिट ड्रग्स। और इसका विजन क्या है? कि एक ड्रग फ्री सोसाइटी हो। इसका मोटिव मतलब कहेंगे ये जो बॉडी है वो इंटेलिजेंस बॉडी है। ये क्या करती है? लॉ इन्फोर्समेंट का काम करती है और एक कोऑर्डिनेशन बनाती है स्टेट और पब्लिक के बीच में। ठीक है, अगर हम ड्रग कंजम्पशन की बात करें तो ड्रग कंजम्पशन जो सबसे ज़्यादा कौन कौन से स्टेट में होता है तो पाया जाता है कि पंजाब, आसाम, सिक्किम, दिल्ली और यूपी, ये जो 5 स्टेट हैं इसमें ड्रग का सबसे ज़्यादा यूज़ और कंजम्पशन होता है। और ज़्यादातर जो ड्रग का कंजम्पशन करते हैं जो आज के नए युवा हैं, जैसे कि यंगर जनरेशन और जो डे स्कॉलर्स हैं, रिसेंट ग्रेजुएट्स हैं, ये सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि दे हैव अ लॉट्स ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, तो ये जो ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस इन कॉलेजेस एंड स्कूल्स, ड्रग्स के बारे में कोई भी अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से ये ड्रग्स के केसेस जो हैं दिन पर दिन हमको बढ़ते हुए इन 10 सालों में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड एजेंसी की, जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई। ये टॉप नॉच
इंडियन एजेंसी है जो इन्वेस्टिगेट करती है सीरियस केसेस, हाई प्रोफाइल क्रिमिनल केसेस फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, जो कि पहले कवर होती थी होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, बट अब ये कवर होती है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में, जिसका हेड होता है कैबिनेट मिनिस्टर, बट ये डायरेक्टली रिपोर्ट करती है प्राइम मिनिस्टर को। और ये जो सीबीआई है ये फॉर्म हुई थी 1941 में। 1941 में ये फॉर्म हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एज अ स्पेशल पुलिस इन एस्टेब्लिशमेंट। उस टाइम पे बहुत सारे करप्शन और ब्राइबरी के केसेस सामने आए थे, तो उनको कंट्रोल करने के लिए ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद कई सारे केसेस देखने को मिले थे। और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं डीपी कोहली, जो कि 1963 से 68 तक इसके डायरेक्टर रहे हैं। और अगर हम बात करें दो इम्पॉर्टेंट सीबीआई के बारे में, कि जो सीबीआई है 2012 तक सीबीआई जो थी वो आरटीआई के अंदर कवर होती थी, बट अब ये आरटीआई से एग्जेम्प्ट हो चुकी है, यानी कि ये एक इंडिपेंडेंस बॉडी है, ये आरटीआई के अंदर कवर नहीं होती। और वर्ल्ड वाइड जो क्राइम कंट्रोल है, जो इंटरपोल जिसको कहते हैं, इंटरपोल ये वर्ल्ड वाइड क्राइम कंट्रोल ये सारी चीज़ें देखता है। इसका एक टच पॉइंट है सीबीआई हमारे इंडिया में, जो एक्ट एज जो काम करता है एज अ नेशनल सेंट्रल ब्यूरो। ठीक है, इसकी अपॉइंटमेंट कमेटी में 3 लोग हैं, एक पीएम है और एक सीजीआई है और एक लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा और लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन अ लोकसभा। जो पीएम हैं इसके वो एज अ चेयरपर्सन होते हैं, और जो सीजीआई है या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज भी हो सकता है इसका अपॉइंटमेंट कमेटी के अंदर, जो कि रिकमेंड किया गया हो सीजीआई के द्वारा। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ सीबीआई की बात करें तो इसके पास 2 डिपार्टमेंट है। एक जो करप्शन को प्रिवेंट करता है वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन देखती है, और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल यानी कि वो पीएम ऑफिस के अंडर आती है। और अगर हम बात करें सीबीआई को 3 विभागों में उनके कामों के हिसाब से बांटा गया है, जैसे कि इकोनॉमिक्स जो ऑफेंसेस हैं, इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीजन उनके लिए बना है, जो एंटी करप्शन के मैटर है उनके लिए एंटी करप्शन डिवीजन बना है, जो स्पेशल क्राइम के केसेस हैं उनके लिए स्पेशल क्राइम डिवीजन बना हुआ है। जो प्रेजेंट डायरेक्टर हैं सीबीआई के वो है ऋषि कुमार शुक्ला, जो इसमें कई सारे केसेस देखने को मिलते हैं। भनवारी देवी मर्डर का केस है, सत्यम स्कैम है, हवाला स्कैम है। हवाला स्कैम की अगर बात करें तो वो एक केस था विनीता नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1997 का ये केस था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के ऑटोनॉमस बॉडी यानी कि इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी पे क्वेश्चन मार्क उठाया था। इसमें इस केस में कई सारे हायर ऑफिशियल रैंक के लोग थे और ब्यूरोक्रेट्स थे, जिनके करप्शंस के और ब्राइबरी के केस सामने आए थे, बट इनके खिलाफ कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि सीबीआई हैज फेल्ड ऑन इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्वेस्टिगेट एलिगेशन ऑफ पब्लिक करप्शन, और कुछ गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट देती है और कहती है कि सीबीआई अंडर कंट्रोल दी सुपरविजन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंडर अब ये आ जाएगा। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इसको सुपरवाइज करेगी। और इसके बाद एक कोलगेट स्कैम आया था, जिसमें सीबीआई ने कहा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई जो है वो पपेट बन चुकी है स्टेट गवर्नमेंट की, यानी कि जो स्टेट सीबीआई हैज बिकम द स्टेट पैरट, उन्होंने ये कहा। अब हम बात करें तीसरी इन्फोर्समेंट एजेंसी की, ईडी की। ठीक है, ये क्या है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि इन्वेस्टिगेट करती है इकोनॉमिक्स क्राइम को और इन्फोर्स करती है इकोनॉमिक लॉज को, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसको हेड करता है इसका डायरेक्टर। ठीक है, इसके 5 रीजनल ऑफिसेज भी हैं, जैसे कि मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और चंडीगढ़। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली एंड चंडीगढ़ जो हेड होते हैं स्पेशल एनफोर्समेंट द्वारा। जो केस आया था इसमें सुशांत सिंह राजपूत का जो केस इस समय रिसेंट में चल रहा है, उसमें ईडी ने रिया चक्रवर्ती को इंटेरोगेट किया था, क्योंकि उनको लगा कि इसमें पैसों का घोटाला है।
इसके बाद एक अगर हम इसकी बात करें तो इसमें और भी सारे केसेस हैं, जैसे कि येस बैंक का केस है, INX मीडिया स्कैम केस है जिसको ED और CBI ने दोनों बॉडी ने मिलके ही इस केस को सॉल्व किया था। 2G केस है और मुंबई एयरपोर्ट डेवलपमेंट स्कैम केस है। जो ED के करेंट डायरेक्टर हैं वो है संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा इज़ द करेंट डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। और ये जो ED का काम क्या है, फंक्शन क्या है, टू इन्फोर्स द लॉ ऑफ FEMA यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि एक्सचेंज लॉ से एक्सचेंज कंट्रोल लॉ डील करता है। जो PMLA है यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है, उसके लॉज को भी ये इन्फोर्स कराता है। जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट है और कॉफ़ी पोजा एक्ट है, उसके भी लॉज, उसके भी प्रोविजंस को ये इन्फोर्स कराता है। हिस्ट्री की बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 में आया था और उसी के लॉ का वॉलेशस होने लगा था। तो जो इकोनॉमिक अफेयर्स थी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने एक बॉडी बनाई जिसको हम कहते हैं इन्फोर्समेंट यूनिट, जो कि बाद में इसको रीनेम किया गया था। 1957 के बाद इसका रीनेम किया गया और इसको क्या बोला गया, ED, जो कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है। और उस टाइम इसमें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को ट्रांसफ़र किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में, इसीलिए ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, यानी कि इसका एफिलिएशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है। होप सो कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हर बार मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।